किसी को अंदाजा है कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है? और ये जो बना रहे हैं और ये जो कर रहे हैं अपने एक इलेक्शन जीतने के लिए, इनको आइडिया है कि वो आग से खेल रहे हैं, और ये जो आग है ये कितने सैकड़ों हजारों परिवारों को जलाएगी इस देश में। आपकी जो सत्ता की हवस है वो खत्म होने को राजी नहीं है। आपके पिताजी मुख्यमंत्री रह लिए, आपकी माताजी मुख्यमंत्री रह ली, अब आपने भी मुख्यमंत्री बनना है, फिर आपके बाद आपके बेटे ने भी। कितना रूल करना है आपने, और उसके बाद भी आपको चैन नहीं पड़ रहा। आप कह रहे हो नहीं, अब कास्ट सेंसस करवाइए, हमारा समाज बड़ा पीछे है। आप चारा खाते खाते आप चार्टर्ड फ्लाइट में पहुंच गए, और पिछड़े समाज का झंडा उठा के आप घूम रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है? इनका यह है कि इस देश में आग लगती है, लग जाए, लोग मरते हैं, मर जाएं, बीवियां विधवा हो जाएं, बच्चे अनाथ हो जाएं, मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए, मेरा प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। सिर्फ वो है जो मैटर करता है। उसके बाद जो दो सबसे बड़ी फॉल्ट लाइंस हैं, जो उससे भी कहीं ज्यादा डेंजरस है, वो हमारी कास्ट और लिंग्विस्टिक फॉल्ट लाइंस हैं। तो उनकी ख्वाहिश यही है कि इंडिया इम्प्लोड करे, बिकॉज इंडिया के साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इनमें से कोई देश नहीं जीत सकता, सबको पता है। न चाइना जीत सकता है, न अमेरिका जीत सकता है, न रशिया जीत सकता है, कोई कंट्री नहीं जीत सकती इंडिया के साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। जो सोवियत यूनियन के साथ केस था, सोवियत यूनियन के साथ आप मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं जीत सकते थे, क्योंकि सोवियत यूनियन का साइज बहुत बड़ा था। द शेयर साइज ऑफ सोवियत यूनियन वाज सो ह्यूज, यू कुड नेवर बीट सोवियत यूनियन इन अ 1-to-1 वॉर। ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने सोवियत यूनियन को इम्प्लोड कराया, अंदर से तोड़ा। जब ये जाति मतगणना होगी, जातिगत मतगणना, और उसके बाद जब उसके ऊपर जब पॉलिटिक्स शुरू होगी, जब राजनीति शुरू होगी, भड़काऊ भाषण दिए जाएंगे, अपना अधिकार मांगा जाएगा, लोगों को मोबिलाइज किया जाएगा, अगला साल इलेक्शन ईयर भी है, तो उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन शुरू होगी इस देश में, कहां से कंट्रोल होगी? अगर कोई ये कहता है कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इसके बाद भी नहीं है, तो उसको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज सिर्फ वो नहीं है जो बाहर से आ रहा है, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज वो भी है जो आपके यहाँ अपने अंदर पैदा हो रहा है। ये कहीं ज्यादा डेंजरस है, कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसने सोवियत यूनियन जैसे देशों को तोड़ दिया जो अमेरिका से टक्कर लेता था। ये पावर है वेस्ट की और वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज की। अगर 10 साल में वो एक धर्म विशेष को दूसरे धर्म विशेष के अगेंस्ट इतना मजबूत करके खड़ा कर सकते हैं कि देश को बंटवारा हो जाए, लाखों करोड़ों लोग मर जाएं, तो जब ये जातिगत जब ये चीज शुरू होगी, तब वो कितना एक्सप्लॉइट करेंगे इसको, और वो अगर करने पे आ गए तो वो कितना कुछ कर सकते हैं। अंग्रेजों को पचा नहीं है ये कभी आज तक कि वो उनको इंडिया से जाना पड़ा। ऐसे तो अगर आप गांधी की फोटो अगर नोट पे न लगाएं और 2 अक्टूबर को छुट्टी न दें, तो इस देश में गांधी को भी कोई याद नहीं रखेगा। हमें गांधी को याद रखवाया जाता है, हमें गांधी याद रहते नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़ और मैं हूं वैभव। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो पिन्ड कमेंट में दिए हुए लिंक्स को चेक करें, या लिंक्स स्क्रीन पे भी फ्लैश करेंगे। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, डीओ न्यूज़ पे आपका स्वागत है और मैं हूं संदीप। वैभव जी, क्यों विरोध कर रहे हैं आप जातीय जनगणना का? क्या मतलब आप एंटी रिजर्वेशन थॉट रखते हैं, या फिर जातीय जनगणना अगर होती है और ऐसे बहुत सारे कास्ट जो समाज में जिनको लोग नहीं जानते हैं, अगर उनके डाटा सामने आता है और गवर्नमेंट उसको रिफॉर्म के लिए बात करती है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए करती है, तो आपका विरोध यहाँ क्यों हो रहा है? देखिए, कास्ट सेंसस पहली बात कराना जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है, उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज़ है। कोई भी राज्य सरकार सेंसस नहीं करा सकती। जो सेंसस एक्ट है 1948 का, उसमें अगर आप आर्टिकल 246 देखें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो सेंसस कराना जो है वो केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है, वो सिर्फ केंद्र सरकार करा सकती है। बिहार सरकार ने ये कराया, हो सकता है उनका इंटेंशन अच्छा हो, ठीक है, लेकिन मुझे और आपको सबको पता है कि ये जो पार्टीज आज की डेट में बिहार में रूल कर रही हैं, इन पार्टीज़ का इतिहास क्या है? ये सारी की सारी पार्टीज़ कहाँ से आई हैं, इनका जन्म कहाँ से हुआ? ये सारे के सारे जेपी आंदोलन से निकली हुई पार्टीज़ हैं। इनके जो नेता नगरी भी हैं सारी, ये सारी की सारी जेपी आंदोलन से आई हुई, चाहे वो लालू हो, चाहे नीतीश हो, चाहे वो अब उड़ीसा चले जाए तो नवीन पटनायक जो है, इनके फादर जो थे बिजू पटनायक, वो जनता दल वाले, बिजू जनता दल के, ये सारे के सारे, मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी, ये सब के सब इसी आंदोलन जेपी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। जेपी आंदोलन जब खत्म हुआ तो ये सारे के सारे, इनका जो राजनीतिक कद था या जो इनकी राजनीतिक हैसियत थी वो नहीं थी बहुत ज़्यादा।
लेकिन जब मंडल कमीशन आया और मंडल कमीशन के नतीजे में जब इस देश में आपने देखा कि इस दिल्ली शहर में ही कितने बच्चों ने, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे थे, उन्होंने खुद को आत्मदाह कर लिया, खुद को आग लगा बड़ी दी। हिंसा देखने को मिली थी और पूरे देश में हिंसा हुई, पूरे देश में एक बहुत बड़े स्तर पे हिंसा हुई, कि पूरा हिंसा का दौर चला मंडल कमीशन। तो अगर हम ये देखें कि इनका जो इतिहास है इन पार्टीज का, वो यही है कि वो मंडल कमीशन को फिर भुना करके ये फिर क्षेत्रीय दल बना लिए इन्होंने, और उन क्षेत्रीय दलों ने फिर सरकारें बनाई। उत्तर प्रदेश, बिहार ऐसे और उड़ीसा से बड़े राज्यों में इन्होंने सरकारें बनाई। बार्गेनिंग तो कहीं ना कहीं उनको खुद के रिवाइवल के लिए ये लग रहा है कि हम फिर से अगर हम उसी जातिगत राजनीति में जाएं। अब जातिगत राजनीति को अगर आप देखें तो पिछले 10 साल में जनता ने बहुत बड़े स्तर पे रिजेक्ट किया है। तो अब उसको जातिगत राजनीति का रिवाइवल कैसे हो? खुद का रिवाइवल तो वो जातिगत राजनीति से कर सकते हैं, लेकिन जब जातिगत राजनीति ही नहीं चल रही पिछले 10 साल से, तो सबसे पहले तो अपने रिवाइवल से पहले उनको उस राजनीति का रिवाइवल करना है। तो उस राजनीति के रिवाइवल के लिए ये चीज़ लाई गई है। अब इसका अगला स्टेज क्या होने वाला है? इसका अगला स्टेज ये होगा कि हमने ये कास्ट सेंसस कर दिया है, समाज में 40% ओबीसी हैं, 25% शेड्यूल कास्ट हैं, 15% एसटी हैं, तो ले देकर के 80-90% तो यही हो गए। तो अगर इनका समाज में अगर इनकी आबादी इतनी है, तो नौकरियों में इनका रिप्रेजेंटेशन भी तो इतना ही होना चाहिए। ये नेक्स्ट डिमांड तो फिर अगली डिमांड ये आएगी, फिर उसके लिए एक मूवमेंट खड़ी की जाएगी, फिर उस मूवमेंट के लिए पूरे देश में धरने प्रदर्शन शुरू होंगे, लोगों को गैल्वेनाइज किया जाएगा, जो सब नेशनलिज्म है उसको उभारा जाएगा कि यार तुम्हारे कास्ट ये है, तुमको तुम्हारा हक नहीं मिल रहा, तुम दलित हो इसलिए तुम्हारा हक नहीं मिल रहा, तुम पिछड़े हो इसलिए तुम्हारा हक नहीं मिल रहा। तो इस चीज़ के जो डेंजर्स हैं, अगर आपको याद हो, इस देश में किसान आंदोलन हुआ, उस किसान आंदोलन में जो मेजॉरिटी जो कम्युनिटी जो सबसे ज़्यादा जिसने पार्टिसिपेट किया, उसका रिप्रेजेंटेशन इस पूरे देश में 1% से भी कम है। मतलब टोटल आबादी जो उस समुदाय की है वो 1% से भी कम है। और लगभग 1.5 साल तक पूरे दिल्ली कैपिटल को उन्होंने घेर के रखा, सारे के सारे बॉर्डर्स उन्होंने चौक करके रखे दिल्ली के। उसके बाद 26 जनवरी को आपको याद होगा कि उसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई, फिर वो लाल किले पे भी चढ़ गए, फिर दिल्ली पुलिस को भी मारा। यहाँ पे पूरे दिल्ली में जो बवाल हुआ और एक जो ग्लोबल विश्व स्तर पे जो एक एम्बैरेसमेंट हुई इस देश को, इस देश की सरकार को, वो भी हमने देखा। लेकिन और जहाँ पे वो लगे हुए थे, ये सारे बॉर्डर्स पे जो अब बैठे हुए थे आकर के किसान सो कॉल्ड, इन किसानों ने वहाँ पे जो जो काम किए उसके वीडियोस भी आए, उसकी फोटोग्राफिक एविडेंस भी आए, लोगों को जान से भी मारा उन्होंने वहाँ पे, और भी बाकी जो काम हुए मैं उस डिटेल में नहीं जाता। तो आप सोचें, जो एक समुदाय जो 1% से भी कम आबादी का हिस्सा है इस देश के, जब वो इतना बड़ा बवाल इस देश में खड़ा कर सकता है, नेशनल सिक्योरिटी का चैलेंज क्रिएट कर सकता है, आपकी नेशनल कैपिटल में घुस करके लाल किले पे जो है वो झंडा लहरा सकता है, तो आप सोचिए जब ये कास्ट सेंसस का जब बवाल शुरू होगा, जब इसके ऊपर जब कास्ट कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा इस देश में, तब आप उसको कैसे डील करेंगे। अब आप देखिए, हम अक्सर देखते हैं ना कि गुर्जर समाज जो है वो रिजर्वेशन के लिए जो है वो कहीं राजस्थान में पटरी पे बैठ गया है। सही बात है, ठीक है, वो जाट आंदोलन कर रहे हैं रिजर्वेशन के लिए। फिर हम ये देखते हैं कि नहीं, वो मीणा समाज है, वो मीणा समाज का एक अपना है, वो उनका खैर लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करें, वो उनका अधिकार है, वो उनसे कोई नहीं ले सकता। लेकिन आप ये सोचिए, अगर ये राष्ट्रीय स्तर पे जब ये कास्ट के उसमें जब ये कॉन्फ्लिक्ट में जब ये जनरल एससी एसटी ओबीसी में जब ये डिवाइड होगा, तो आप सोचिए कि फिर क्या होगा। भारत में अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसे भी रिजर्वेशन में ऐसे भी कुछ समुदाय हैं जिनके ऊपर जो डिबेटेबल है। लोग ये कहते हैं कि यार ये सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर एक रूप से समृद्ध लोग हैं, यार ये ट्राइबल्स कैसे हो सकते हैं। लेकिन उनको ट्राइबल कैटेगरी में जो उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है,
वो डिबेट अपनी जगह पे है। बहुत से डिबेट ऐसी हैं जो ओबीसी कैटेगरी में भी उनको डिबेट मिला हुआ है, उनको मिला हुआ रिजर्वेशन ओबीसी कैटेगरी में। किसी कास्ट का नाम नहीं लेंगे, लेकिन ऐसे हाँ। बहुत सारे कास्ट जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। अब आप देखिए, जैसे अब ये सारे के सारे जो प्रोटेस्ट करते हैं, ट्रेन के सामने बैठ गए, जाट आंदोलन यूपीए 2 के टाइम पे बहुत हुआ, फिर सोनिया गांधी और उस समय के प्रधानमंत्री ने इनको बुला करके, प्रणब मुखर्जी ने उनके साथ बातचीत की, उनको मनाया और उनको वापस भेजा। तो आप सोचो कि ये अभी ये बहुत छोटे छोटे माइक्रो लेवल पे ये चीज़ें हो रही हैं, तो आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। जब ये एक वृहद समाज के स्तर पे, राष्ट्र के स्तर पे, और किसी एक पर्टिकुलर जाति या किसी एक पर्टिकुलर उसमें नहीं होगा, फिर ये शेड्यूल्ड कास्ट, फिर शेड्यूल्ड कास्ट में जितनी भी जातियां हैं, फिर शेड्यूल्ड ट्राइब उसमें जितने भी ट्राइब्स हैं, फिर अदर बैकवर्ड क्लास उसमें जितनी भी जातियां हैं ओबीसी में, फिर वो सारी की सारी स्टेक होल्डर बन जाएंगी ना इसमें। फिर वो जब वो सारे के सारे स्टेक होल्डर बन गए, और उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा, क्या वो नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज नहीं होगा इस देश के लिए? किसी को अंदाजा है कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है? और ये जो बना रहे हैं और ये जो कर रहे हैं अपने एक इलेक्शन जीतने के लिए, इनको आइडिया है कि वो आग से खेल रहे हैं, और ये जो आग है ये कितने सैकड़ों हजारों परिवारों को जलाएगी इस देश में। आपकी जो सत्ता की हवस है वो खत्म होने को राजी नहीं है। आपके पिताजी मुख्यमंत्री रह लिए, आपकी माताजी मुख्यमंत्री रह ली, अब आपने भी मुख्यमंत्री बनना है, फिर आपके बाद आपके बेटे ने भी। कितना रूल करना है आपने? झंडा पिछड़ों का उठा के घूमते हैं। आपने देखा होगा बिहार के नेता हैं लालू जी के बेटे, वो चार्टर्ड फ्लाइट में बैठ करके चाय पीते हुए फोटो डालते हैं। वो तो कहते हैं गरीब बच्चा है। और वो कास्ट सेंसस के सबसे बड़े जो फ्लैग बियरर हैं। हाँ। कास्ट सेंसस के सबसे बड़े झंडा बरदार उनके सुपुत्र ही हैं। मतलब आप प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में बैठ करके चाय पी रहे हो। जो बाकी का जो पिछड़ा समाज है बिहार का, वो आज भी नौकरी के लिए, रोजी रोटी के लिए कभी बंबई, कभी बैंगलोर, कभी दूसरे राज्यों में मारा फिर रहा है बेचारा। आप चारे से उठ करके प्राइवेट जेट में पहुंच गए, और उसके बाद भी आपको चैन नहीं पड़ रहा। आप कह रहे हो नहीं, अब कास्ट सेंसस करवाइए, हमारा समाज बड़ा पीछे है। आप चारा खाते खाते आप चार्टर्ड फ्लाइट में पहुंच गए, और पिछड़े समाज का झंडा उठा के आप घूम रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है? आप देखिए, ये इनका जो दोगलापन है, इस देश के जो राजनीतिक समाज है, जो पॉलिटिकल एलीट है, जो संभ्रांत वर्ग है राजनीति का। दादा भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे, पिताजी भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे, बेटा भी है, उनका भी बेटा होगा। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, समाज जस का तस है, समाज उनका वही है, उसमें जिसने मेहनत की है वही कुछ बना है। इन पॉलिटिकल पार्टीज ने, इन राजनेताओं ने उनके विकास में, अपने पिछड़े लोगों के विकास में 1 रुपए का कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। परिवार का विकास तो हुआ है, परिवार का ही विकास किया। और ये आज बात कर रहे हैं, इनका यह है कि इस देश में आग लगती है लग जाए, लोग मरते हैं मर जाएं, बीवियां विधवा हो जाएं, बच्चे अनाथ हो जाएं, मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए, मेरा प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। सिर्फ वो है जो मैटर करता है। और देखिए उसके बाद अब ये कह रहे हैं, एक नया ये शगुफा और लेके आए थे ये, कि हम प्राइवेट कंपनियों में भी रिजर्वेशन देंगे बिहार में। तो आप मुझे बताइए कि बिहार जो कि गरीब राज्य है, पुअर स्टेट है, और यही वो लोग हैं जो स्पेशल स्टेटस की मांग करते आए हैं। यही नीतीश कुमार और यही आरजेडी वाले, जो यादव फैमिली है, ये डिमांड करती आई है कि नहीं, हमको स्पेशल स्टेटस दिया जाए। स्पेशल स्टेटस क्यों मांगते हैं? क्योंकि उसमें स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज मिलते हैं, उसमें लाखों करोड़ रुपए केंद्र सरकार आपको देती है। तो बार बार कहते हैं और अपनी जनता को जाके बताते हैं कि देखिए, ये स्पेशल स्टेटस ये हमको इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम बिहारी हैं, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। यार, आप ये बात करते हो कि हम अपने यहाँ प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देने की बात करोगे तो कौन सा इन्वेस्टर बिहार जाएगा? अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, हम बिहार क्यों जाएंगे जब हमको किसको नौकरी देना है नहीं देना, जब यही मेरे हाथ में नहीं है, जब सरकार ये डिसाइड करेगी। दुनिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात कर रही है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जहां पे राज्य के कानून इंप्लीमेंट ही नहीं होते, वो एक सॉवरेन टेरिटरी होती है, ताकि जो इंडस्ट्रीज हैं उनको फ्रीडम मिले काम करने की,
उनको बिना मतलब के बेकार के ब्यूरोक्रेटिक और सरकारी जो टंटेबाजियां हैं वो ना झेलनी पड़े, रेड टेपिज्म में ना फंसे, वो अपीजमेंट ना करनी पड़े उनको ऑफिसर्स की और नेताओं की। आप कह रहे हो नहीं कि हम तो प्राइवेट कंपनियों में भी रिजर्वेशन देंगे, तो प्राइवेट इन्वेस्टर तो जाने से रहा। तो गरीब को गरीब बना के रखना, पिछड़े को पिछड़ा बना के रखना, उनके दिमाग में, उनके मन मस्तिष्क में, उनकी आत्मा तक में जो है ये डाल देना कि आप विक्टिम हो, आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है। अत्याचार आपके ऊपर वो दिल्ली में बैठे लोग कर रहे हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे वोट मिलते हैं। अगर एक ऐसा समुदाय इस देश में तैयार हो गया है तो उसको आप सोचिए कि उसको बरगलाना, उसको भड़काना, उसको सड़कों पे उतारना, उससे आगजनी कराना, उससे हमले करवाना कितना आसान काम है। कोई भी दुश्मन मुल्क है उसके लिए एक कहते हैं ना, एक पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म आपने बना के तैयार कर रखा है। और आप इसमें एक चीज और देखिए, जब आपने इस तरह की एक पौध यहां पे तैयार कर दी है, दुनिया की जितनी भी ग्लोबल सुपर पावर्स है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, कोई नहीं चाहता कि इंडिया जो है वो ग्रो करे, इंडिया एक ग्लोबल सुपर पावर बने। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि इंडिया जैसा देश जिसकी आबादी 140 करोड़ की है, जिसके पास इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसके पास हिमालय की पहाड़ों से लेकर के तमिलनाडु और केरल के समुद्र तट तक इतने पोर्ट्स हों, जिसके पास जो ईस्ट में इतना फर्टाइल डेल्टा हो, वेस्ट बंगाल, और उसके पास वेस्ट में जो है गुजरात और इनके जैसे जो है कि एक रिच स्टेट्स हों जो कि ग्लोबल ट्रेड का हब है। आप सोचिए कि इतने नेचुरल सोर्सेस से रिच और नेशनलिज्म से भरपूर और एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसका मतलब जिसकी डेटेड मतलब नोटेड हिस्ट्री जो है वो 5,000-8,000 साल की है, वो उसको कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये ग्रो करे, ये ग्लोबल सुपर पावर बने। इंडिया जो है वो असर्ट करता है। आपने देखा भी यूक्रेन में जब युद्ध हुआ रशिया और यूक्रेन का, अमेरिका कहता रह गया, उनका जो डिप्टी एनएसए है वो इंडिया आकर के उसने धमकी दी दिल्ली में बैठ के कि अगर आपने रूस से अगर आपने तेल खरीदना अगर बंद नहीं किया तो देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। लेकिन इंडिया ने नहीं सुना, इंडिया असर्ट किया। तो इंडिया अगर आज उनको असर्ट कर रहा है, इंडिया इसलिए असर्ट कर रहा है बिकॉज इंडिया को पता है, सरकार को पता है कि देश जो है हमारा, जब देश की बात आती है तो पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाएगा। इंडिया चाइना के साथ भिड़ जाता है, इंडिया ग्लोबल सुपर पावर्स को मना कर देता है, जो चीज को नहीं अच्छी लगती है उनके मुंह पे बना करके आ जाता है। ये चीज उनको नहीं पसंद आती। अगर आज ये हालत है तो आज से 50 साल बाद क्या होगा, जब इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन, चाइनीज और रशियन इकोनॉमीज, ये सारी जो बड़ी दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी जब इन सबको ओवरटेक कर लेगी, इनके टेक ओवर के बाद फिर भारत, उस समय भारत को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ये हमेशा चाहते हैं कि इंडिया में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स बनते रहें, इंडिया की जो अलग अलग फॉल्ट लाइन्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाए। और इंडिया की जो दो सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन्स हैं, देखिए एक रिलीजियस फॉल्ट लाइन थी, इंडिया ने उसको बहुत हद तक कंट्रोल किया है। वो एक रिलीजियस फॉल्ट लाइन जो एक इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी की थी, जो पॉलिटिकल इस्लाम इंडिया में डाला गया, उसको खाद दिया गया, उसको पानी दिया गया, उसको बढ़ावा दिया गया। लेकिन भारत ने उसके साथ लड़ाई लड़ी और लड़ करके भारत ने काफ़ी हद तक उसमें सफलता प्राप्त की। लेकिन आज उसके बाद जो दो सबसे बड़ी फॉल्ट लाइंस हैं, जो उससे भी कहीं ज़्यादा डेंजरस है, वो हमारी कास्ट और लिंग्विस्टिक फॉल्ट लाइंस हैं। आपको याद होगा कि ये बार बार लिंग्विस्टिक फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाती है। कभी वो तमिल वर्सेस हिंदी के नाम पे की जाती है, कभी कन्नड़ा के वर्सेस हिंदी के नाम से की जाती है। और ये आप देखिएगा ये धीरे धीरे साउथ में एक्सपैंड करेगी। मुझे आपका एक ट्वीट भी याद है जिसमें आपने इस बात का जिक्र भी किया था। वो तकरीबन 1 साल हो गए उस बात को, और उसका हम रिपरकशन देख रहे हैं। और आपने देखा कि जो मैंने उस समय साल भर पहले जो ट्वीट किया था वो सही साबित हुआ, और लोगों ने वो टी शर्टें पहनी। तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने साउथ इंडिया में वो जो है तमिल हो, कन्नड़ा हो, उन्होंने पहनी, और उन्हें पहन करके उसमें बड़ा डेरोगेटरी तरीके से उन्होंने लिखा था। जो बातें लिखी थी मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। तो इंडिया में ये फॉल्ट लाइन्स हैं, इनको एक्सप्लॉइट करेगा। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया जो है वो इम्प्लोड कर जाएगा, बट उनकी ख्वाहिश यही है कि इंडिया इम्प्लोड करे, बिकॉज इंडिया के साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इनमें से कोई देश नहीं जीत सकता, सबको पता है। न चाइना जीत सकता है, न अमेरिका जीत सकता है, न रशिया जीत सकता है, कोई कंट्री नहीं जीत सकती इंडिया के साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। जो सोवियत यूनियन के साथ केस था, सोवियत यूनियन के साथ आप मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं जीत सकते थे,
क्योंकि सोवियत यूनियन का साइज बहुत बड़ा था. द शेयर साइज ऑफ सोवियत यूनियन वाज सो ह्यूज, यू कुड नेवर बीट सोवियत यूनियन इन अ 1-to-1 वॉर. ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने सोवियत यूनियन को इम्प्लोड कराया, अंदर से तोड़ा, और वो कुछ 15, 20, 25 टुकड़ों में टूट करके बिखर गया सोवियत यूनियन. वही इनकी ख्वाहिश है कि इंडिया, एक बड़े इंडिया के साथ डील करना उनके लिए मुश्किल होता है, बिकॉज वो असर्ट कर सकता है इंडिया. अगर 15-20 छोटे छोटे इंडिया हो गए, या कम से कम 8-10 ही हो गए, साउथ में एक बन गया, नॉर्थ में एक बन गया, ईस्ट में बन गया, वेस्ट में बन गया, सेंटर में बन गया, इस तरह से अगर, तो उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है. ओवर पावर करने की आप जो उनकी स्ट्रेंथ है इंडिया के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो बढ़ जाती है. एक यूनाइटेड फ्रंट को वो नहीं कर सकते. तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें, ये जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ये जो काम कर रही हैं कास्ट सेंसस के नाम पे, ये कितनी डेंजरस होने वाली है इनको भी अंदाज़ा नहीं है. वैभव भाई, एक चीज़ बताइए, आपका मतलब है आप एक्यूज़ कर रहे हैं एक हिसाब से वेस्टर्न मीडिया को या वेस्टर्न एकेडमिक्स को कि जो कास्ट सेंसस या फिर जातीय जनगणना का जो जिन्न बाहर आया है, ये इसलिए लाया गया है कि जो इंडिया की यूनिटी है, जो डाइवर्सिफाइड नेशन है, उसको टुकड़ों में तोड़ा जाए और छोटे छोटे पॉकेट्स में जो सेंटिमेंट क्रिएट किया जाए विद इन द सोसाइटी एक दूसरे से हेट्रेड का. जब ये कास्ट कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा, जब आप रिजर्वेशन की बात करेंगे, तो अलग अलग समुदाय आपस में भिड़ेंगे, अलग अलग जाति के लोग अपने आपस में भिड़ेंगे, वायलेंस होगा. उस वायलेंस को कंट्रोल कौन करेगा? क्या इतनी पुलिस है इस देश में? क्या इतने सुरक्षा बल हैं इस देश में कि जो 80% आबादी, एक धर्म विशेष हिंदू समाज की जो आबादी है वो 80% है, उस 80% के लोगों में से अगर 70% भी आपस में लड़ गए इस रिजर्वेशन के नाम पे, तो सुरक्षा कौन प्रोवाइड करेगा? इतनी पुलिस है हमारे पास, इतनी पैरामिलिट्री है, इतनी आर्मी है. आर्मी तो आप यूज कर नहीं सकते अपने लोगों के ऊपर, तो उतनी तो पैरामिलिट्री और पुलिस नहीं है ना इस देश में, तो उनकी सुरक्षा कौन देखेगा? और इसमें एक चीज आप ये भी देखिए कि यार हम मणिपुर का एक वायलेंस होता है जो कि 2 ट्राइब्स के बीच का झगड़ा है, हमें उसको कंट्रोल करते करते 2-3 महीने लग जाते हैं. एक छोटे से राज्य के 2 ट्राइब्स आपस में लड़ते हैं तो वो 3 महीने 4 महीने में कंट्रोल होता है हमसे. दिल्ली शहर में जब दिल्ली दंगे हुए, वो कंट्रोल करने में हमारी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल को उतरना पड़ा दिल्ली दंगे कंट्रोल करने के लिए. आपने देखा होगा वो फोटोग्राफ्स और वो वीडियोस चल रही थी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आया था दिल्ली दंगों को कंट्रोल करने. इस देश में कश्मीर में पत्थरबाजी होती है, कश्मीर में रेडिकलाइजेशन होता है, एक छोटा सा पार्ट है, 100 किलोमीटर बाई 55 किलोमीटर की पूरी कश्मीर वैली है, उसको कंट्रोल करने में इस देश को 30 साल लग गए, लॉ एंड ऑर्डर को. आप मतलब नू वायलेंस को देख लीजिए, सबसे रिसेंट एग्जांपल है, एक छोटे से कस्बे में जो वायलेंस हो रहा था, उस वायलेंस को कंट्रोल करने में पुलिस को जो है 4 से 5 दिन का समय लगा और 6 लोग मर भी गए. एक कस्बे का वायलेंस था वो. जब ये जाति मतगणना होगी, जातिगत मतगणना, और उसके बाद जब उसके ऊपर जब पॉलिटिक्स शुरू होगी, जब राजनीति शुरू होगी, भड़काऊ भाषण दिए जाएंगे, अपना अधिकार मांगा जाएगा, लोगों को मोबिलाइज किया जाएगा, अगला साल इलेक्शन ईयर भी है, तो उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन शुरू होगी इस देश में, कहां से कंट्रोल होगी? अगर कोई ये कहता है कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इसके बाद भी नहीं है, तो उसको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए. नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज सिर्फ वो नहीं है जो बाहर से आ रहा है, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज वो भी है जो आपके यहां अपने अंदर पैदा हो रहा है. ये कहीं ज्यादा डेंजरस है, कहीं ज्यादा खतरनाक है. इसने सोवियत यूनियन जैसे देशों को तोड़ दिया जो अमेरिका से टक्कर लेता था, जिसके पास हजारों की तादाद में न्यूक्लियर बॉम्ब थे, जिसकी फौज इतनी बड़ी थी कि गिनती नहीं कर सकते आप. उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो CIA के एजेंट्स को जो है टर्न करती थी, MI5 MI6 के एजेंट्स को कॉम्प्रोमाइज करती थी. किम फिल्बी का एग्जांपल सबको पता है. हम किस दुनिया में रहते हैं? हम अपनी इस फॉल्ट लाइन को सीरियसली लेने को तैयार नहीं है, कोई नहीं डिस्कस कर रहा. और मैं आज इस बात को बोल रहा हूं, आप मेरी बात संदीप जी नोट करके रख लीजिए, जातिगत मतगणना होगी और उसके ऊपर सियासत हुई तो इस देश में जो आग लगेगी वो बुझाए नहीं बुझेगी. बाहर लोग बैठे हुए हैं तैयार इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए.
चीन बैठा है, अमेरिका बैठा है, बहुत सारे ISI वाले बैठे हुए हैं। आपको याद है जब शाहीन बाग के जब दंगे हो रहे थे तो इंडिया के होम मिनिस्टर ने जो है ये आकर के बोला कि बहुत सारे फेसबुक पेजेस और सोशल मीडिया हैंडल्स वो हैं जो पाकिस्तान से चल रहे थे, जहां लोगों को मोटिवेट किया जा रहा था। सोशल मीडिया पे फेसबुक पेजेस और ये सारे ग्रुप्स टेलीग्राम पे बने हुए थे, जो कि बने हुए थे इंडियन पॉलिटिशियंस के नाम पे, इंडियन पॉलिटिकल मूवमेंट्स के नाम पे, दलित राइट्स के नाम पे, मुस्लिमों के राइट्स के नाम पे, और वो ऑपरेट कहीं और से हो रहे थे। वो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे, वो यूरोप से ऑपरेट हो रहे थे। उनका एडमिन जो है वो वहां बैठा हुआ था और उसमें भड़काऊ पोस्टें डाली जा रही थी और उसको पढ़ के लोग बस सड़कों पे निकल रहे थे, एक दूसरे को गोलियां मार रहे थे और आग जला रहे थे। एक एग्जांपल आपने भी ट्वीट किया था उस पर, एक हमारे इंडियन टीम में सरदार जी थे, वो कैच छूट गया था उनका, उसके बाद भी पाकिस्तानी हैंडल आप देखिए ना, अर्शदीप सिंह की आप बात कर रहे हैं। अर्शदीप का जो कैच छूटा उसके बाद जो सोशल मीडिया पे जो अर्शदीप को गालियां देनी शुरू की गई, उसको खालिस्तानी बोलना शुरू किया गया, वो सारा का सारा पाकिस्तान से चल रहा था। आपने इसमें ट्वीट किया मैंने था, किया था इस पे। तो हमारे यहाँ तो बैठे हुए हैं लोग ना, हमारे इस रीजन में बैठे हैं, हमको हजारों किलोमीटर दूर भी नहीं जाना। हमने बंटवारे से भी कुछ नहीं सीखा है। 1947 में आप देखिए, 1947 में बंटवारा हुआ, ये एक बात है, बट 1936 में बंटवारे का नामो निशान नहीं था इस देश में। 1936 तक इंडिया में कोई मूवमेंट नहीं थी, मुस्लिम लीग का कोई पॉपुलर वोटर बेस नहीं था। जिन्ना इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि वो इंडिया से पाकिस्तान वापस जा चुका था। लेकिन महज 10 सालों के अंदर एक मूवमेंट खड़ी होती है मुस्लिम लीग के नाम पे, उसको पॉपुलर सपोर्ट भी मिलता है, उसको वोट भी मिलते हैं और उसके लिए लोग भी खड़े हो जाते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे हो जाता है, जिन्ना के कहने पे, सोहरावर्दी के कहने पे लाखों लोग सड़कों पे निकलते हैं, हजारों हिंदू मुसलमान एक दूसरे को मारते हैं, लाखों करोड़ों लोगों का मास माइग्रेशन होता है, देश का बंटवारा हो जाता है महज 10 साल के अंदर। ये पावर है वेस्ट की और वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज की। अगर 10 साल में वो एक धर्म विशेष को दूसरे धर्म विशेष के अगेंस्ट इतना मजबूत करके खड़ा कर सकते हैं कि देश को बंटवारा हो जाए, लाखों करोड़ों लोग मर जाएं, तो जब ये जातिगत जब ये चीज शुरू होगी तब वो कितना एक्सप्लॉइट करेंगे इसको, और वो अगर करने पे आ गए तो वो कितना कुछ कर सकते हैं। अंग्रेजों को पचा नहीं है ये कभी आज तक कि वो उनको इंडिया से जाना पड़ा। जब हम ये बोलते हैं कि ये सारे खालिस्तानी लंदन में ही क्यों होते हैं, ये सारे के सारे इंडिया से भगोड़े जितने फाइनेंशियल फ्रॉड करके भागते हैं, जितने भी ये नीरव मोदी और ये सारे के सारे भाग करके वहीं यूके क्यों जाते हैं, ये विजय माल्या यूके क्यों जाता है, इंडिया में जितने आतंकवादी हैं वो सारे यूके में क्यों जाते हैं बार बार, इनको सबको रेफ्यूज यूके में क्यों मिलता है? उसका कारण है, उसका कारण यह है कि उनको इस चीज की टीस है आज तक कि इंडियन नेशनल आर्मी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वजह से उनको भारत देश छोड़ के जाना पड़ा, गांधी जी की वजह से नहीं। चलिए आप कास्ट की बात चल रही है ना, तो अंबेडकर साहब ने जो गांधी जी के बारे में कहा है जरा वो आप सुन लें, वो पढ़ लें। लंबे डिस्कशन होगी उसके बाद में। नहीं, मैं सिर्फ इतना बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। अंबेडकर साहब ने कहा था ही वॉज एनीथिंग बट अ महात्मा। बात सही है। अंबेडकर ने कहा ही वॉज एनीथिंग बट अ महात्मा, और उन्होंने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये बात कही कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि अंग्रेज जो है वो गांधी जी और नेहरू की वजह से जो है इंडिया छोड़ के गए या कांग्रेस पार्टी की वजह से छोड़ के गए। द ओनली रीजन दैट ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया वाज INA एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये अंबेडकर ने बोला। हिस्ट्री में तो पढ़ाया नहीं जाता ये चीजें, आप ना पढ़ें। ऐसे तो अगर आप गांधी की फोटो अगर नोट पे ना लगाएं और 2 अक्टूबर को छुट्टी ना दें तो इस देश में गांधी को भी कोई याद नहीं रखेगा। हमें गांधी को याद रखवाया जाता है, हमें गांधी याद रहते नहीं है। गांधी की जगह हर ऑफिस में रूल है कि आपने गांधी की फोटो लगानी है। Exactly. आप ये रूल हटा देना कि गांधी की फोटो लगानी है और 2 अक्टूबर को छुट्टी होगी, आप ये या नोट पे गांधी की फोटो होगी, इस देश में कोई गांधी को याद नहीं रखेगा। इस देश में गांधी को कोई याद नहीं रखेगा। गांधी को याद कराया जाता है आपको, सुबह दोपहर शाम रात दिन। आप सर ऑफिस जाएंगे आपको गांधी याद आएगा, आप किसी को 10 रुपए देंगे आपको गांधी याद दिलाया जाएगा। 2 अक्टूबर को छुट्टी दी जाती है, इसलिए अब सिर्फ 2 अक्टूबर की छुट्टी बंद कर दें और नोट पे से आप गांधी की फोटो हटा दें। सरकारी ऑफिस में तो अपने आप गांधी की फोटो हट जाएंगी। अगर कंपल्शन ना हो, सिर्फ आप कंपल्शन हटा दीजिए सरकारी ऑफिस से, गांधी की फोटो अपने आप गायब हो जाएंगी इस देश के सारे ऑफिस से। तो गांधी की वजह से नहीं, और इस देश को पता है
इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है उसको पता है वो अंग्रेज क्यों गए हैं इस देश को छोड़ के। तो एक कैश काउ थी इंडिया उनके लिए, इतने नेचुरल रिसोर्सेज, इतना चीप लेबर, और रिसोर्सेज और लेबर दोनों ही अबेंडेंस में। आओ लेके जाओ। रॉ मटेरियल यहाँ से उठाएंगे, उसके लिए चीप लेबर इंडिया से मिलेगा, वो सारा का सारा प्रोडक्ट उठ करके जाएगा, और हैवी इंडस्ट्री सारी यूके में लगी हैं, वहाँ पे वो होगा, बनेगा, फिनिश प्रोडक्ट बनेगा, और फिर दुनिया भर में एक्सपोर्ट होगा। और पैसा कौन कमा रहा है? वो अंग्रेज कमा रहे हैं। तो इतना आप सोचें उस चीज़ की कितनी टीस होगी उनको। इसलिए वो हर उस इंसान को जो इंडिया में प्रॉब्लम क्रिएट करता हो, जो इंडिया को तोड़ने को तैयार बैठा हो, जो इंडिया को कमज़ोर करेगा, वो उसको अपने यहाँ जगह देंगे। वो चाहे खालिस्तानी हो, चाहे वो माओइस्ट हो, चाहे वो नक्सलवादी हो, चाहे वो इस्लामिक जिहादी हो, वो कोई भी हो, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड हो, कोई भी हो जो भारत को नुकसान पहुंचा सकता है, उसका वेलकम वहाँ हमेशा रहेगा। और देखिए, मैं कहता हूँ रिजर्वेशन आप दीजिए, आई एम नॉट टॉकिंग फॉर और अगेंस्ट रिजर्वेशन, मैं रिजर्वेशन के फेवर में अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो आप जिन निकाल रहे हैं बोतल से, ये जिन छोड़ेगा किसी को नहीं, ये याद रखिएगा। ये जो जातिगत मतगणना का आप जिन निकाल रहे हैं, जो निकालने वाले हैं इनको भी गलतफहमी है अपने बारे में कि ये इनको छोड़ देगा, या जो इनके बुलावे पे जो अपने घरों से निकलने जा रहे हैं कि वो अपने घरों से निकलेंगे इनके सपोर्ट में, उनको छोड़ देगा, ये उनकी गलतफहमी है। वो आपकी गलतफहमी। अगर जातिगत रिजर्वेशन या जातिगत मतगणना दलितों के, पिछड़ों के इतने ही फेवर में होती तो इसको बी आर अम्बेडकर ने क्यों नहीं डाला संविधान में, या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको प्रपोज क्यों नहीं किया? मुझे जवाब दे इस चीज का। नहीं देंगे, क्योंकि जवाब है नहीं। ये प्योर पॉलिटिक्स, इलेक्शन जीतने की सारी कवायद है ये। उसमें हजारों लाखों लोगों की आहुति देनी होगी, वो दे देंगे। अंग्रेजों ने ये इतने बड़े बड़े जो सारे वॉइस रॉयस हाउस, ये जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति भवन है, और ये सारे जो पार्लियामेंट है, और ये इस देश में जो बड़े बड़े जो डीएम ऑफिसेज आपने देखे हैं, डीएम के बंगले देखे हैं आपने इस देश में? बहुत बड़े होते हैं भाई, बहुत बड़े। इस देश में जो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसका जरा आप बंगला जाके देखें, जो पुराने रहने के लिए इतना बड़ा मकान, एकड़ों में फैला होता है एक डीएम का बंगला। क्यों? क्योंकि वो सारे ऑफिसर्स ब्रिटिशर्स थे, उनके लिए एकर्स में फैलाया गया, बनाया गया। ये सारा सेटअप, ये इतने बड़ी बड़ी जो मॉन्यूमेंट्स हैं, इतने बड़े बड़े बिल्डिंगें हैं, ये उन्होंने इसलिए बनवाई थी कि एक दिन ये सब छोड़ के हम वापस चले जाएंगे। ये सोच के तो नहीं बनवाया था ना कि ये सब छोड़ के हमको एक दिन जाना पड़ेगा। वो तो यहां रहने आए थे, जाना पड़ गया। सो हमको इस चीज को समझना चाहिए कि वो भी इस चीज को एक्सप्लॉइट करेंगे। दुनिया में इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है, जो डीप स्टेट है, वो उसी तरीके से काम करता है। कोई किसी का दोस्त नहीं होता। अमेरिका कोई इंडिया का दोस्त नहीं है, इजराइल कोई इंडिया का दोस्त नहीं है, इंडिया खुद किसी और का कोई दोस्त नहीं है। सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। अगर मेरा नेशनल इंटरेस्ट आपके नेशनल इंटरेस्ट के साथ कन्वर्ज करता है तो ठीक है, और हमारी आपकी दोस्ती भी उतनी ही होती है जितना वो कन्वर्जेंस है। उसके बियॉन्ड कोई दोस्ती नहीं होती है, उसके बियॉन्ड कहीं कोई दोस्ती नहीं होती। आपको क्या लगता है कि ये जो, मैं बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत सारे इंडिया से जो है वो लेबर जो है, वो सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह से, ये जो सऊदी इंटेलिजेंस वाले हैं, ये जितने लेबर यहाँ से जाते हैं इंडिया और पाकिस्तान से, वहाँ पे सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, बहरीन, इन देशों में काम करते हैं, इनमें से क्या वो अपने लोगों को रिक्रूट नहीं करते हैं? क्या इंडियन इंटेलिजेंस को नहीं पता है? क्या इंडियन स्टेट को नहीं पता है? दैट इज देयर जॉब। क्या आपका जो डायस्पोरा मिडिल ईस्ट में रहता है, क्या उनमें लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं की जाती है? की जाती है। दैट्स व्हाट इंटेलिजेंस एजेंसीज आर मेंट टू डू। ये क्यों किया जाता है? पहला, इंफॉर्मेशन है कि उनसे इंफॉर्मेशन ली जाए। दूसरा,
डिस्टर्बेंस है कि अगर कल को डिस्टर्बेंस क्रिएट करना हो तो कराई जाए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। आपके यहाँ से जो इंटेलेक्चुअल है, एक छोटी सी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को बुला करके लंदन में 5 स्टार होटल में रख करके उसको टी कॉफ़ी चाय पिला करके उसको कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया है, फलां जी को, फलां प्रोफेसर को। वो क्यों बुलाते हैं कॉन्फ्रेंसेस में? अमेरिका में ये कॉन्फ्रेंसेस में क्यों बुलाए जाते हैं? ये इंडिया के जो अलग अलग ये टी प्रोफेसर्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के एकेडमिशियंस होते हैं, ये जर्नलिस्ट होते हैं, लॉयर्स होते हैं, इनको क्यों बुलाया जाता है? ये क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज? डीप स्टेट काम करती है, डीप स्टेट इन्वॉल्व करती है, लोगों को इंगेज करती है अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए कि हमें अगर कल को ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी इंडिया में कहीं कोई छोटा सा भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो अचानक से आपको लगे यार ये इतने छोटे से इशू के ऊपर यार इतना बड़ा जर्नलिस्ट लिख रहा है, यार इतने छोटे से इशू के ऊपर यार इतना बड़ा लॉयर कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट, यार इतने छोटे से इशू के ऊपर यार वहाँ यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। तो हम आप मतलब बहुत सारे इस देश में लोग को आश्चर्य होता है ना, ऐसा कैसे होता है? वो इसी तरह से होता है कि उनको बुला करके बाहर अमेरिका में, यूके में, अलग अलग देशों में जब उनको कॉन्फ्रेंसेस में और लेक्चर्स देने के नाम पे उनको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो कमीशन दिया जाता है कि आप हमारे यहाँ समर स्कूल्स में पढ़ाइए, ठीक है? तो उनको जो पैसा देना है ऐसे दे नहीं सकते, तो उनको सैलरी के नाम पे उनको या उनको उनकी प्रोफेशनल फीस के नाम पे उनको पेमेंट कर दी जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि सारे वही काम कर रहे हैं, बट उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो बेसिकली इसीलिए जाता है वहाँ पे, उनको वो उसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और यूजफुल इडियट्स जिनको कहते हैं ना, आपके यहाँ के जो लोग जो दुश्मन देशों के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको यूजफुल इडियट्स कहते हैं। तो ये जो यूजफुल इडियट्स है इंडिया में, इनकी कोई कमी नहीं रही, हमेशा से रहे। अभी एक न्यूज़ चैनल भी, एक यूट्यूब चैनल है न्यूज़ क्लिक, उसका भी नाम काफ़ी आ रहा है, चाइना से फंडेड है वो। अब देखिए, मुझे उस पर्टिकुलर केस की ज़्यादा मुझे डिटेल नहीं पता, तो मैं किसी ऐसे पब्लिकेशन के ऊपर मैं कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। लेकिन अगर सरकार अगर कह रही है और पार्लियामेंट में खड़े होकर लोकसभा में कह रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ इनको रेड मारो, इनके यहाँ पे इनको सबको अरेस्ट करो और जेल में डालो, बंद करो उसको, दुकान शटर गिरा दो। सरकार के पास बहुत ताकत होती है। सरकार अगर डिसाइड कर ले कि हमें शटर गिराना है तो गिरा देगी। बीबीसी पे जब रेड मारनी थी तो मार दी थी ना इन्होंने। हाँ सही बात। अगर आप बीबीसी पे रेड मार सकते हो, उनसे अपने जो पैसे उन्होंने टैक्स की चोरी की थी आप वो वसूल सकते हो, उनको पनिश कर सकते हो, तो न्यूज़ क्लिक या कोई भी पब्लिकेशन क्या बेचता है? उससे बड़ा पब्लिकेशन तो नहीं होगा वो। तो आप जो पूरा हमारा डिस्कशन का रबो रुबाब ये है कि जो कास्ट सेंसस है ये हमारी सोसाइटी में केओस क्रिएट करेगा, ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हो? क्योंकि ऐसा हुआ भी है, ऐसा हुआ है, ऐसा होगा और कोई रोक नहीं पाएगा। और इसमें पूरा का पूरा जो डीप स्टेट, वेस्टर्न डीप स्टेट या वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज या वहाँ के रिसर्चर जो हैं वो रिसर्च करें और यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है। उनके जो उनके विचार जो उनको फॉलो करते हैं, जहाँ से उनको फंडिंग होती हो, वो मुझे इतना आइडिया नहीं है। लेकिन आपका कहने का मतलब एक कास्ट सेंसस समाज को, हमारे समाज को तोड़ने वाला एक तोड़ने की प्रक्रिया, शुरुआत उसका तोड़ने की प्रक्रिया है जिसमें हमारा समाज टूटेगा कई जगह से। हमारा समाज में जो विघटन होगा वो समाज टूटेगा। उसके बाद जो नफरतें जन्म लेंगी, बिकॉज लोग मरेंगे। हाँ, अगर एक जाति का व्यक्ति मरा है तो उसका परिवार पूरे जीवन ये मान के चलेगा कि हमको इस जाति के लोगों ने मारा है जी। तो वो जो वैमनस्यता है दूसरी जाति के प्रति, वो कई पीढ़ियों में खत्म होगी, शायद ख़त्म ही ना हो, और शायद कभी खत्म भी ना हो। इस खतरे को लोग नहीं देख रहे हैं कि ये सिर्फ आज की बात नहीं है कि आज एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनेगी और आप उसको 10 दिन में, 1 महीने में, 4 महीने में, 1 साल में आप कंट्रोल कर लोगे। वो कई पीढ़ियों तक चलने वाली है। और वो जो समाज में जो विघटन आ जाएगा, वो जो दरार पड़ जाएगी, वो दरार भरते भरते कई पीढ़ियां खप जाएंगी इस देश की। और देश कितना पीछे जाएगा उसका हम और आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, और शायद कहीं कल्पना भी ना कर पाए। तो हम सबको जो है इसके प्रति बहुत सचेत रहना चाहिए, और इन जो ये राजनीतिक गिद्ध हैं इनसे बच के रहना चाहिए। रिजर्वेशन हो ना हो, कितना ना हो, इसको डिस्कस करने के लिए पार्लियामेंट बनी है, विधानसभाएं बनी हैं, उस पर आप डिबेट कीजिए, डिस्कशन कीजिए, उसमें कहीं कोई वो नहीं है।
इस देश में आपको 10% एक्स्ट्रा चाहिए, 10% आपने कम करना है, क्रीमी लेयर आनी है नहीं आनी है, ये सब चर्चा का विषय है। लेकिन ये नया पेंडोरास बॉक्स आप खोल रहे हैं, ये कैसा फ्लड गेट आप खोलने जा रहे हैं जो ले डूबेगा इस पूरे समाज को। और इससे हर किसी को बच के रहना चाहिए, वो चाहे पिछड़ा, क्योंकि चाहे आप पिछड़े समाज के हों, चाहे आप दलित हों, चाहे आप सो कॉल्ड अपर क्लास हो, चाहे आप कोई भी हो, आप अगर आप इस चक्कर में पड़े और इनकी बातों में आए तो इसकी कीमत आप भी चुकाएंगे, बचेगा कोई नहीं। वो राहत इंदौरी का शेर नहीं लगेगी आग तो। अब छोड़ दे राहत इंदौरी को। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अपने आप को इस चीज़ से बचा के रखें। नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। जो प्राइवेट चार्टर्ड जेट में उड़ रहा है वो तो उड़ जाएगा प्राइवेट चार्टर्ड जेट में, सड़क पे बच्चा आपका मरेगा, आग आपके मकान को लगेगी। आपके पास ना कोई Z+ सिक्योरिटी है ना कोई Y+ सिक्योरिटी है। तो इसका समर्थन बहुत सोच समझ के कीजिएगा, और जो विरोध भी करना है तो विरोध वैचारिक रूप से कीजिए, हिंसात्मक रूप से नहीं। हिंसा इस देश में अगर हुई तो उसका नुकसान पूरे देश को होता है, आपको भी होगा, मुझे भी होगा, इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को होगा, इसकी अर्थव्यवस्था को भी होगा, इस राष्ट्र की चेतना को भी होगा, और इस राष्ट्र के लिए जिन्होंने बलिदान दिए हैं, जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन्होंने अपनी जानों की आहुति दी है, उनकी आत्मा को भी बड़ा कष्ट होगा ये देख करके। तो इससे बचे, बस इतना ही कहूँ।